नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिय अध्यक्ष। उत्तराखंड के महासंग्राम में आप सभी का स्वागत है। तो बीजेपी ने चुनाव के दौरान जनता से किए वादे जो थे वो अब धामी सरकार उनमें पूरे करने की कवायद को तेज कर दिया है, जिससे अब धामी सरकार लगातार पूरा करने में लगी हुई है। बता दें कि चुनाव से पहले जब बीजेपी ने अपनी दृष्टि पत्र जारी किया था तो उसमें जनता से वादा किया था कि फ्री सिलेंडर दिया जाएगा, किसानों के लिए नई योजनाएं चलाई जाएंगी और पहाड़ी क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं पशुपालकों के हितों को ध्यान में रखते हुए नई नई योजनाएं लाई जाएंगी, रोजगार दिया जाएगा। धामी सरकार का गठन होते ही सरकार ने इन वादों को अमल में लाना शुरू कर दिया था। आपको बता दें कि पहली कैबिनेट बैठक में पार्टी संगठन ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सरकार का दृष्टि पत्र सौंपा था और पहली बैठक में सीएम धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द लागू करने की बात कही थी। बता दें कि पहली कैबिनेट की बैठक में सीएम धामी ने कहा था कि 12 फरवरी 2022 को संकल्प लिया था कि हमारी सरकार का गठन होते ही हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे, जिसे हम जल्द लागू करेंगे। इसी कड़ी में आज धामी सरकार कैबिनेट की दूसरी बैठक थी, जिसमें जनहितों को ध्यान में रखते हुए फैसले लिए गए। कैबिनेट में राज्यों में अंत्योदय राशन कार्ड धारकों के लिए 3 गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाने का निर्णय लिया गया और इस योजना के लिए 1,84,142 परिवार लाभान्वित होंगे। सरकार पर प्रतिवर्ष 55 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। इसके साथ ही धामी सरकार गन्ने पर शासकीय गारंटी देगी और इसके लिए गन्ना विभाग को मूल्य भुगतान की व्यवस्था सरकार करेगी। पशुपालन विभाग कृत्रिम गर्भाधान के लिए कर्मचारियों को 40 उपकरण मैदान में और 50 उपकरण पहाड़ में दिए जाएंगे। इसके साथ ही केदारनाथ में कुछ भवनों को 2 मंजिला बनाया जाएगा। ये काम पहले वाला ठेकेदार ही करेगा। यानी धामी सरकार ने दूसरी कैबिनेट की बैठक में ये साबित कर दिया कि धामी सरकार ने जो वादे किए थे वो लगातार पूरा कर रही है। कुल 7 मादाएँ जिसकी ब्रीफिंग के लिए मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। पहला मद विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग का था। एक औपचारिक मद था जिसमें जो लास्ट सत्र था उसका 17वां आसन जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विचलन से कर दिया गया था, उसका औपचारिक अनुमोदन कैबिनेट ने किया। दूसरा मद हरिद्वार में जिला पंचायत निर्वाचन से संबंधित है, जिसके बारे ये निर्णय हुआ है कि अगली बैठक में माननीय एडवोकेट जनरल को अनुरोध किया जाएगा कि वो जो इसमें विभिन्न विधिक पहलू हैं उसके बारे आके कैबिनेट को अवगत कराएंगे। उसके बाद अंतिम निर्णय कैबिनेट द्वारा लिया जाएगा। इसमें प्रदेश में सभी अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को प्रत्येक वर्ष 3 गैस के सिलेंडर मुफ्त मुहैया कराए जाएंगे। ये योजना तुरंत लागू की जाए। चौथा मद गेहूं खरीद से संबंधित है। गत वर्षों की तरह इस बार भी किसानों को प्रति क्विंटल 20 रुपये का बोनस दिया जाएगा। पांचवा मद गन्ना चीनी विभाग का है। इसमें जो शासकीय गारंटी दी जाती है उसके ऊपर विभाग द्वारा प्रतिभूति शुल्क दिया जाना होता है। इसमें निर्णय हुआ कि एक्ट के अनुसार विभाग शासन को ये शुल्क देगा और अगर गन्ना चीनी विभाग को किसानों को गन्ना मूल्य भुगतान के लिए धन की आवश्यकता है तो उसकी भी सरकार पूर्ति करेगी और इस शुल्क को देने की भी आवश्यकता होगी तो सरकार विभाग की वित्तीय। 7वां मद श्री केदारनाथ जी के निर्माण कार्य जो चल रहे हैं उसके बारे है। उसमें कुछ बिल्डिंगें 1 मंजिला बननी थी और बाद में निर्णय हुआ कि कुछ लोग जिनके पहले वहाँ मकान थे उनको भी जगह दी जानी है, उनके लिए जगह कम पड़ रही है, इसलिए कुछ बिल्डिंगें जो 1 मंजिला थी उनको 2 मंजिला बनाया जाएगा। उसके लिए जो ठेकेदार जिस रेट पे पहली मंजिल बना रहा है उसी को दूसरी मंजिल बनाने की परमिशन कैबिनेट ने दी है, ताकि कोई बाद में 2 ठेकेदारों के बीच
कोई डिस हम इस वक्त मौजूद हैं उत्तराखंड सेक्रेटेरिएट में। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, जिनसे बात करते हैं। सर, आज बहुत महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक हुई है। क्या कुछ मसले आए थे कैबिनेट में, किन पर चर्चा हुई? हमने दृष्टि पत्र में एक बड़ा घोषणा की थी हमारे मुख्यमंत्री जी ने कि उत्तराखंड के हर गरीब परिवार को 3 गैस के सिलेंडर निःशुल्क दिए जाएंगे। तो आज मैं कह सकता हूं कि एक बड़ा काम हमारी कैबिनेट ने किया है, हमारी सरकार ने किया है और उत्तराखंड की जनता को जिस प्रकार उनने हमको पूर्ण बहुमत की सरकार में फिर दोबारा लाए हैं, एक बड़ा काम हमारी सरकार के द्वारा किया है। देश के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत जी ने कहा है देश के तमाम जो अंत्योदय कार्ड धारक हैं उनके लिए साल में 3 गैस सिलेंडर्स की जो सुविधा है उसके लिए बात कही है। हम आपको बता दें इसका जो व्यय है उत्तराखंड सरकार पर सालाना करीब 55 करोड़ रुपए का पड़ने वाला है। अपने सहयोगी सतीश कोठारी के साथ मैं अस्कर जाफरी, एमबी न्यूज़, देहरादून के लिए। तो बीजेपी ने चुनाव के दौरान जनता से जो वादे किए थे उन्हीं को लेकर लगातार कवायद अब तेज हो गई है और शुरू हो गई है और इसको लेकर अब जनता के बीच जाने का काम सरकार करती हुई नजर आ रही है और जो प्रस्ताव सरकार ने चुनाव से पहले रखे थे अब उन पर काम करती हुई सरकार नजर आ रही है। तो 3 गैस सिलेंडर अंत्योदय कार्ड धारकों को दिए जाएंगे, साल में 3 सिलेंडर, जिसके चलते सरकार पर 55 करोड़ अधिक का सरकार को 55 करोड़ अधिक का भुगतान करना पड़ेगा। बैठक में कुल 7 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। 7 प्रस्ताव सामने आए हैं और प्रस्ताव के चलते आपको बता दें कि अब उत्तराखंड में अंत्योदय कार्ड धारकों को 3 सिलेंडर 1 साल में मुफ्त दिए जाएंगे। तो इस योजना के तहत 1,84,142 परिवार लाभान्वित होंगे और सरकार पर प्रतिवर्ष 55 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा। इसके साथ ही दामी सरकार पर शासकीय गारंटी होगी और इसके लिए गन्ना विभाग को मूल्य भुगतान की व्यवस्था सरकार करेगी। पशुपालन विभाग कृत्रिम गर्भाधान के लिए कर्मचारियों को 40 उपकरण मैदान में और 50 उपकरण पहाड़ में दिए जाएंगे। इसके साथ ही केदारनाथ में कुछ भवनों को 2 मंजिला किया जाएगा और ये काम पहले वाले ठेकेदार ही करेगा। यानी कि धामी सरकार ने दूसरी कैबिनेट की बैठक में साबित कर दिया कि धामी सरकार ने जो वादे किए थे वो लगातार पूरे किए जा रहे हैं। तो लगातार कैबिनेट में राज्यों में अंत्योदय राशन कार्ड धारकों के लिए 3 गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाने का वादा जो सरकार का था वो आज उस पर मुहर लगा दी गई है। और तो वहीं आपको बता दें उत्तराखंड के सभी अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को साल में 3 गैस सिलेंडर सरकार देगी और इस तरह 1,84,142 कार्ड धारकों को इसका लाभ मिलेगा। 55 करोड़ किसानों को गेहूं पर प्रति क्विंटल 20 रुपए का बोनस। तो धामी सरकार ने जो वादे किए थे जनता से उन पर पूरी करने की और मुहर लगाने की कवायद फिलहाल शुरू हो गई है और इसके चलते अब जनता के साथ सीएम धामी की सरकार खड़ी नजर आ रही है। और लेकिन जनता भी इसमें देखना होगा कि चंपावत की जो जनता है जहां पर उपचुनाव है उसमें सीएम धामी को कितना क्या कुछ बहुमत मिलता है ये भी देखने वाली बात होगी। चलिए फिलहाल आज इस पर चर्चा करेंगे। मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। हरीश मैखुरी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मौजूद हैं, आपका स्वागत है सर। महेश जोशी हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस के और रविंद्र कुमार प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी के। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। हरीश मैखुरी जी,
आपसे सबसे पहले मैं समझना चाहूंगा कि आखिर जिस तरीके से सीएम धामी की आज दूसरी कैबिनेट की बैठक थी और इसमें अहम प्रस्ताव जो थे, जैसे कि उत्तराखंड में अंत्योदय कार्ड धारकों को 3 सिलेंडर मुफ्त देना, किसानों की जो समस्या थी इसको लेकर चर्चा की गई। लेकिन एक चीज जो इसमें मिस की गई, वो सबसे बड़ी उत्तराखंड में जो समस्या है वो रोजगार की है। साथ ही पर्यटन को लेकर भी इसमें कुछ खास चर्चा नहीं की गई। क्या कुछ असर पड़ेगा इन जो तमाम फैसले लिए गए हैं और जो फैसलों पर चर्चा जरूरी थी वो चर्चा नहीं हुई आज? किस तरीके से देखते हैं आप? केवल जी 1,84,142 परिवार जो हैं वो जो 3 सिलेंडर दिए जाएंगे उससे लाभान्वित होंगे और सरकार पर प्रतिवर्ष से 55 करोड़ का अतिरिक्त प्रभार पड़ेगा। और उसी तरह से जो पशुओं पर सब्सिडी है वो 40 रुपया और 50 रुपये के आसपास होगा। इसी तरह से जो अंत्योदय कार्ड धारक है उनको 3 सिलेंडर तो मुफ्त दिए जाएंगे। और गन्ना मूल्य के लिए शासकीय गारंटी विभाग जो है प्रशासन टैक्स के हिसाब से देगा। मतलब कुछ जो 7 बिंदु आज इस तरह से धामी कैबिनेट ने पास किए हैं उससे जनता को निश्चित रूप से लाभ होगा। लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि समझ पा रहे हैं कि सरकार को जो सब्सिडी बेस है, फ्री बेस है, उससे थोड़ा सा, जैसे हमारे बगल में लंका है वहाँ किस तरह की स्थिति है, दिल्ली में जो जल बोर्ड है वो घाटे में है, डीटीसी घाटे में है, विद्युत नियामक आयोग दिल्ली का घाटे में है, तो कब तक मतलब घाटा उठा के ये कर पाएंगे। कर्जे में जो डूबा हुआ जो उत्तराखंड है करीब करीब उस पे अब 50 करोड़ प्रतिवर्ष का ये भी भार पड़ेगा। तो किस तरह से धामी सरकार इसको मीट आउट करेगी, ये मुख्य चुनौती होगी। और जहाँ तक आज की कैबिनेट में ये भी था कि रोजगार के विषय पर कुछ कैबिनेट में चर्चा होती है और कुछ भविष्य के लिए स्थायी रोजगार के संसाधन क्रिएट होते तो निश्चित रूप से वो ज्यादा लाभकर होता। और जहाँ तक इन्होंने वादा किया था कि हम 3 सिलेंडर जो हैं गरीबों को सिलेंडर फ्री देंगे, तो निश्चित रूप से वो आज पूरा हुआ है। इसके लिए हम एक कैबिनेट की करवाई जा सकती है और इसका फायदा उनको चुनाव में भी होगा, चंपावत के चुनाव में भी होगा। निश्चित रूप से चंपावत में भी बहुत सारे परिवार इस योजना से लाभान्वित होंगे। तो कहीं ना कहीं योजना गरीबों के लिए अच्छी है, लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि कुछ जो सब्सिडी से आगे चलकर लोगों का एम्पावरमेंट है वो हो तो ज्यादा बढ़िया रहे, लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी बढ़े, तो उससे लोकल जो हमारी इकोनॉमी है वो भी सरवाइव करेगी। सब्सिडी के भरोसे अगर बहुत दिन रह गए तो लंका हमारे बगल में है, उसके सबक हम सीख सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे देशों ने अपनी सब्सिडी की स्कीम खत्म करके अपने देशवासियों को संबल बनाने की स्कीमें स्टार्ट की है। हमारे देश में भी स्टार्टअप जैसी योजना चल रही है, उससे बहुत सारे हमारे जो बेरोजगार युवा थे वो अच्छा रोजगार उनको अपना हो गया है, और लोगों को भी रोजगार देने लगे। हिमालयी राज्य में खासकर उत्तराखंड में पूरे पहाड़ में आज भी एक उद्योग नहीं है। हमें उद्योग स्थापना की तरफ ध्यान देना होगा। हमारी जो 4 धाम यात्रा है अभी मतलब जुमा एक हफ्ता पूरा नहीं हुआ है, करीब 20 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य जो हमारे सेवाएं हैं उनको अपलिफ्ट करने की और ज्यादा आवश्यकता है। गंगोत्री यमुनोत्री तक और केदारनाथ तक हमें सड़क या रोपवे जो भी हो सकता है वो पहुंचानी पड़ेगी, ताकि हमारी जो उत्तराखंड की इकोनॉमी है, 4 धाम योजना है, वो थोड़ा सा मजबूत हो। 4 धाम सड़क योजना से निश्चित रूप से इस बार यात्रा बढ़ी है, भविष्य में रेल बढ़ेगी, उससे भी यात्रा बढ़ेगी, लेकिन हमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना पड़ेगा। सरकार ने जो 4 धाम देवस्थानम बोर्ड भंग किया उसकी आज कमी महसूस हो रही है। सरकार को 4 धाम देवस्थानम बोर्ड पुनर्जीवित करना होगा और जो चारों धामों में अवस्थापना सुविधाएं हैं वो बढ़ाने का काम 4 धाम देवस्थानम बोर्ड को देना चाहिए, ताकि पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार भी सृजित हो। जी बिल्कुल हरीश जी। चलिए, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता है रविंद्र कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। इस चर्चा में बीजेपी के पक्ष रखेंगे। रविंद्र जी, जिस तरीके से आज सरकार ने जो दूसरी कैबिनेट की बैठक की उसमें मानता हूं सरकार ने जो फैसले लिए काफ़ी अहम फैसले हैं और उत्तराखंड की जनता 100% इससे लाभान्वित होगी, लेकिन नहीं लगता कि आपको सरकार को थोड़ी सी फ्री की चीज़ों और जो सब्सिडी की चीज़ें हैं इनसे थोड़ा सा ऊपर उठ के जनता को उस लायक बनाना चाहिए? जैसे कि आप रोजगार की, आज मुझे नहीं लग रहा कि इस बैठक में रोजगार को लेकर भी कोई अहम बात हुई होगी, पलायन को रोकने को लेकर कोई अहम बात हुई होगी। सरकार जिस तरीके से रोजगार पर नहीं गहन चिंतन करती हुई नजर आ रही है, रोजगार लोगों को देना चाहिए,
तो ये अहम मुद्दा है उत्तराखंड का, अगर देखा जाए तो रोजगार जो है, लेकिन सरकार इस पर कोई गहन मंथन नहीं करती नजर आ रही है। देखिए, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की हम्म, चुनाव से पहले जो अपने वादे किए थे, हम्म, उन वादों को निरंतर रूप से सेकंड कैबिनेट में जिस प्रकार से प्रथम बैठक में हमने यूएनसीसी का जो मामला था उस पे मोहर लगाई, उसकी कमेटी बनाई, उसे आगे बढ़ाया। इसी प्रकार दूसरी कैबिनेट की बैठक में जनता से जुड़े हुए, खास करके मैं उन गरीब परिवारों के लिए, लगभग 1,84,000 परिवार इससे लाभान्वित होने वाले हैं, और ये वो परिवार हैं जिसकी कल्पना लेके भारतीय जनता पार्टी ने अपनी विचार को आगे बढ़ाया, पार्टी बनाई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का किस लाइन में खड़ा अंतिम व्यक्ति, अंत्योदय, आखिरी व्यक्ति को भी जब तक लाभ का फायदा नहीं मिलेगा तब तक सरकार में काम करने का कोई फायदा नहीं। आज धामी सरकार ने ये तय कर दिया, अपना किया हुआ वादा पूरा कर दिया। अंत्योदय धारक कार्ड वालों को 3 सिलेंडर मुफ्त देने का अपने वादे पे आगे बढ़ाते हुए आज कैबिनेट के फैसले में मोहर लगा दी। और चले रविंद्र जी, मैं मानता हूँ पूरी तरीके से धामी सरकार ने जो वादे किए थे उन पर पूरा करते हुए धामी सरकार नजर आई, लेकिन जो उत्तराखंड के प्रमुख मुद्दे हैं जैसे कि रोजगार हो गया, पलायन हो गया, इन सब पर चर्चा करनी चाहिए थी जब आज दूसरी कैबिनेट की बैठक हुई थी। फिलहाल इस पर चर्चा जारी रहेगी, लेकिन यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो आज जो दूसरी कैबिनेट बैठक हुई उसमें क्या कुछ अहम फैसले लिए गए, ग्राफिक्स के जरिए सबसे पहले आपको समझाते हैं और उसके बाद फिर चर्चा पर आते हैं। तो सबसे पहले जो अहम फैसले लिए गए उसमें उत्तराखंड के सभी अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को सामने 3 गैस सिलेंडर सरकार मुफ्त देगी, और इसके तहत आपको बता दें कि 1,84,142 कार्ड धारकों को इसका लाभ मिलेगा। तो सरकार का एक बड़ा और अहम फैसला सामने आया है। तो वहीं आपको बता दें कि 55 करोड़ किसानों को गेहूं पर प्रति क्विंटल 20 रुपए का बोनस सरकार की तरफ से दिया जाएगा। तो सीएम धामी की कैबिनेट में दूसरा अहम फैसला, साथ ही गन्ना चीनी विभाग मूल्य भुगतान के लिए सरकार व्यवस्था करेगी और इसके लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। कैबिनेट के ये कुछ अहम फैसले हैं जो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। पशुपालन विभाग कृत्रिम गर्भाधान के लिए कर्मचारियों को पूर्व की भांति मैदान में 40 और पहाड़ में 50 रुपए दिए जाएंगे। तो सीएम धामी का ये चौथा और अहम फैसला लिया गया है पशुपालन विभाग को लेकर और किसानों को लेकर। साथ ही अगर केदारनाथ यात्रा की बात कर लें तो केदार में कुछ भवन बनने थे जो पहली मंजिल के बाद दूसरी मंजिल बनेगी, और इसके लिए जो पहले के ठेकेदार थे उन्हीं को काम करने के लिए कहा गया है। तो लगातार सीएम धामी की सरकार ने आज दूसरी कैबिनेट में अहम फैसले लिए थे जो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे थे। और जिस तरीके से उत्तराखंड में अब 1,84,142 कार्ड धारकों को इसका लाभ मिलेगा, अब उन्हें 3 सिलेंडर साल में फ्री दिए जाएंगे। तो लगातार जिस तरीके से सीएम धामी की सरकार लगातार काम करती हुई नजर आ रही है, उसी के तहत आज दूसरी कैबिनेट में अहम फैसले लिए गए हैं। तो सीएम धामी की सरकार ने आज दूसरी कैबिनेट में कुछ अहम फैसले लिए थे जो आपको हम ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे थे। और जिस तरीके से वादे पूरे करने की जो कैडर है, जो कतार है, सीएम धामी लगातार शुरू कर चुके हैं। और आज दूसरी कैबिनेट की बैठक में ये अहम फैसले लिए गए जिसमें से
लगभग 1,84,000 परिवार जो हैं वो इस योजना से लाभान्वित होंगे और इसके लिए 1,84,000 परिवार के आसपास जो हैं उनको साल में 3 सिलेंडर मुफ्त में दिए जाएंगे और अंत्योदय कार्ड धारकों के लिए फैसला लिया गया है। साथ ही किसानों की बात करें तो किसानों के लिए भी सीएम धामी अलर्ट है, क्योंकि गन्ना भुगतान को लेकर भी आज एक अहम फैसला लिया गया है। तो वहीं पशुपालकों के लिए भी सीएम धामी ने लगातार जिस तरीके से उनके लिए अब राशि बढ़ा दी है, 40 यानी कि प्लेन एरिया में, और पहाड़ के क्षेत्र की बात करें तो 50 रुपये कर दिए है। चलिए चर्चा पर वापस आते हैं। हरीश मैकुरी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मौजूद है, महेश जोशी प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और रविंद्र कुमार प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी के। चलिए महेश जोशी जी, सवाल मेरा आपसे यह है कि जिस तरीके से अब सरकार ने तो कतार शुरू कर दी है, लगातार जिस तरीके से जो घोषणा पत्र था उस पर काम करना शुरू कर दिया है, आपके सवाल अब कम हो जाएंगे बीजेपी सरकार पर। महेश जी कुछ नहीं है, ये केवल आज की जो कैबिनेट की जो बैठक थी वो चंपावत के चुनाव को देखते हुए घोषणाएं की गई है। अब देखिए चंपावत में चुनाव चल रहा है और ये 3 सिलेंडर की घोषणाएं कर रहे हैं। कैबिनेट की बैठक तो एक खाली दिखावा है, जिसमें जो होना तो ये चाहिए था कि इसमें निर्णय लिए जाते कि भाई 4 धाम यात्रा चल रही है प्रदेश में, तो 4 धाम यात्रा में किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाएं किस तरह से दी जानी चाहिए, उसका इसमें कोई जिक्र नहीं किया गया। महेश जी आवाज नहीं पहुंच रही आपके हम तक। चलिए जुड़ने की कोशिश करेंगे आपसे महेश जी जल्दी। महेश जी आवाज पहुंच रही है? चलिए संपर्क टूट चुका है शायद, और इनसे जुड़ने की जल्दी कोशिश की जाएगी। रविंद्र कुमार जी, जिस तरीके से अभी महेश जोशी जी से संपर्क टूट चुका है, लेकिन जिस तरीके से वो चर्चा कर रहे थे कि चंपावत उपचुनाव को लेकर सरकार कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, वो चाहे स्टार प्रचारकों की बात कर लें तो 40 स्टार प्रचारक एक विधानसभा में लगा दिए जाते हैं, चाहे अब कैबिनेट की बैठक कर दी जाती है, तो ये तमाम चीज़ें क्या हैं जो उत्तराखंड में जो उपचुनाव होने वाला है उसको लेकर है क्या? जी सर आवाज पहुंच रही है आप तक? रविंद्र जी जी आवाज आ रही है मुझे। सर जिस तरीके से अभी हमारे साथ महेश जोशी कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता जुड़े हुए थे, वो तमाम चीजें कह रहे थे कि जिस तरीके से सरकार को इस समय चंपावत उपचुनाव को लेकर ये तमाम घोषणाएं की जा रही हैं, साथ ही कह रहे थे कि जिस तरीके से 4 धाम यात्रा चल रही है उस पर भी चर्चा करनी चाहिए थी, लेकिन ये चीजें बाहर रही हैं आज की इस कैबिनेट बैठक में। देखिए कांग्रेस का तो काम ही जो है खामखा भ्रम फैलाना है, इधर उधर की बात करना है। आप ये बताइए कि चंपावत का चुनाव अपनी जगह है, राज्य का काम करना अपनी जगह है। आज भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने चुनाव से पहले वादे किए थे, सरकार भारतीय जनता पार्टी की आने के बाद उन वादों को अपना पूरा कर रही है, और ये कह रहे हैं कि जो है चुनाव को देखते हुए ऐसी घोषणाएं हो रही हैं। तो मेरे को तो इनकी बात पे ही हंसी आती है। जब 1,84,000 परिवारों का भला करने की बात हो, जब लगभग 1 लाख किसानों को इसका लाभ मिलना हो, जब पहाड़ों पे और प्लेन पे रहने वाले हमारे पशुपालक जो अच्छी नस्ल की पशुओं को पालना का कार्य करते हैं, उन्हें सब्सिडी देने का काम हो, तो आप कह रहे हैं कि चुनाव के मद्देनजर ऐसे काम कर रहे हैं। भाई हमारे दृष्टि पत्र में है, हम अपने किए हुए वादों को पूरा करते हैं। हमारे कांग्रेस के मित्र को मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि हम जो है खामखा की झूठे वादे, झूठा प्रचार नहीं करते, हम किए हुए अपने वादों को पूरा करते हैं। और रही जहाँ तक बात आपने जो सवाल किया कि भारतीय जनता पार्टी ने चंपावत चुनाव में इतने सारे लोगों को लगा दिया है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को एक चुनौती की तरह लेती है, और भाजपा का एक संगठन अनुशासित संगठन है, संगठन बहुत बड़ा है। यहाँ पे प्रत्येक कार्यकर्ता जिसको जैसी जिम्मेदारी दी जाती है वह अपनी जिम्मेदारी का पूर्ण रूप से 100% निर्वहन करता है। और इसी कड़ी में ये चुनाव एक विधानसभा का जो मेरी समझ से तो
किसी भी प्रकार का हमें कहीं से कोई चुनौती नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी हम एक किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेते हैं। हम पूरे तरीके से, पूरी तैयारी के साथ, पूरी ताकत के साथ संगठन के सभी लोग उस कार्य में लगे हुए हैं कि यहाँ से माननीय मुख्यमंत्री जी, जो एक युवा नेतृत्व है इस प्रदेश का, और आज जनता की जिस प्रकार से उनके साथ है, उनकी आवाज है, मैं नहीं समझता कि किसी भी रूप से हम वहाँ कोई एक प्रचंड बहुमत के साथ, एक प्रचंड लोगों के आशीर्वाद के साथ धामी जी को सदन में भेजने का काम करेंगे। सर, लेकिन मुझे लगता है कि आप खटीमा का चुनाव जिस तरीके से आप कह रहे थे कोई भी चुनाव में हल्के में नहीं लेते हैं, लेकिन आप जिस तरीके से कह रहे थे कि खटीमा का चुनाव शायद आप हल्के में ले गए, और खटीमा में शायद यही वजह रही है कि बीजेपी को ओवर कॉन्फिडेंस था कि वो वहाँ से तो सीएम लड़ रहे हैं, तो शायद यही ओवर कॉन्फिडेंस था बीजेपी को कि वहाँ पर पूरा ध्यान नहीं दिया गया और ये उपचुनाव कराने पड़ा। फिलहाल इस पर जवाब आप चलेंगे, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और चर्चा पर वापस आते हैं। हमारे साथ रविंद्र कुमार, प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी के। सर, जिस तरीके से मेरा सवाल था ब्रेक पर जाने से पहले, जवाब दीजिए। जी, मेरे से पूछा? जी, आपसे मैंने सवाल किया था ब्रेक पर जाने से पहले, जिस तरीके से आप कह रहे थे कि हम कोई भी चुनाव को हल्के में नहीं लेते और पूरी तरीके से हम पूरी मेहनत कर देते हैं, लेकिन क्या खटीमा का चुनाव आप हल्के में ले गए थे क्या? जिस तरीके से आपको वहां पर कांग्रेस ने फिर पटकनी दे दी और फिर अब उपचुनाव कराना पड़ रहा है, क्योंकि वहां से सीएम लड़ रहे थे, तो मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा ध्यान वहीं पर देना चाहिए था, क्योंकि जब सीएम की विधानसभा में ध्यान नहीं दिया गया तो शायद यही वजह है कि आज उपचुनाव कराना पड़ रहा है। नहीं, देखिए, ये कहना गलत है कि ध्यान नहीं दिया गया था। ध्यान 70 की 70 सीटों पे दिया गया था। इसी कारण दोबारा से इस प्रदेश की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया और प्रचंड बहुमत के साथ हमारी सरकार बनाई। वो भी चुनाव माननीय धामी जी के नेतृत्व में था, लेकिन हम एक दुर्भाग्यवश वो सीट लूज कर गए। वो ही नहीं, हम 70 में से लगभग 23 सीटें जो है, हम 23 सीटें लूज कर गए। तो ऐसा नहीं है कि हम मेहनत नहीं करते, हम मेहनत करते हैं, और रिजल्ट जो है वो कहीं ना कहीं हम समझाने की कहीं या पहुंचने की या किसी और कारण से हमें रह गई कमी, लेकिन वो सारी कमियों को हम, एक भारतीय जनता पार्टी का एक नारा हमारे संगठन में हमेशा कहा जाता है कि या तो हम जीतते हैं या हम सीखते हैं, हार हमारे यहाँ शब्द नाम की कोश में नहीं है। तो हमने उससे जरूर कुछ ना कुछ सीखा है और भविष्य में वह सीख हमारे काम आएगी और आगे चुनाव में इसका हमें लाभ मिलेगा। भारी मतों से हमें आशीर्वाद इस प्रदेश की जनता, चंपावत की जनता माननीय मुख्यमंत्री जी को, लोकप्रिय मुख्यमंत्री को देगी। लेकिन सर, मुझे लग रहा है कि खटीमा में जिस तरीके से कांग्रेस ने आपको पटकनी दे दी, ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है आपके लिए और शर्मनाक भी है कि एक मुख्यमंत्री को ही जनता नकार देती है और उसके बाद संगठन अपना लेता है। अगर ऐसा नकारने वाली बात होती तो आप देखिए कि पूरे प्रदेश में माननीय धामी जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ, उनके चेहरे आगे रख के चुनाव हुआ, उनके चेहरे की वजह से, उनके नेतृत्व की क्षमता की वजह से आज हम प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा से पुनः सरकार स्थापित की है। तो ये कहना गलत है कि ऐसा नकार दिया। अगर नकारा होता तो मानता हूँ कि जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया सर, मानता हूँ, क्योंकि 2 बार से विधायक रहे वहां पर, अगर विकास कार्य किया होता तो जनता आज ये हाल नहीं करती। चलिए महेश जोशी जी। रविंद्र जी जिस तरह से कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी काफी लोकप्रिय है, तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि संगठन के ये लोकप्रिय हो सकते हैं, लेकिन जनता ने तो इन्हें नकारा हुआ है, तो ये तो जनता के तो में कहाँ लोकप्रिय है, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत होगा। हेलो जी, आवाज पहुंच रही है। हेलो जी महेश जी, आवाज पहुंच रही है। हेलो जी महेश जी, आवाज पहुंच रही है आपकी, बात रखिए अपनी। जी, आवाज आ रही है। मेरा कहने का मतलब ये है कि मुख्यमंत्री धामी जी केवल संगठन में ही लोकप्रिय हैं, जनता के बीच में लोकप्रिय नहीं है। जिसका आपने खटीमा
चुनाव में परिणाम देखा होगा। और भाई जी, संगठन में नहीं, पूरे प्रदेश में युवा मुख्यमंत्री की लहर है। वो ठीक है, हम दुर्भाग्यवश सीट को कर गए, नहीं तो हमने माननीय धामी जी के नेतृत्व में इस पूरे प्रदेश में विजय हासिल करी है। चलिए रुक करेंगे आप दोनों की ओर, लेकिन हरीश मैखुरी जी हमारे साथ इसी बीच जुड़े हैं। हरीश जी, जिस तरीके से देखा आपने कि आज जो दूसरी कैबिनेट की बैठक हुई उसमें अहम फैसले तो लिए गए, लेकिन मुख्य फैसलों से शायद सरकार का ध्यान नहीं गया या समस्याएं फिर खत्म हो चुकी हैं। मेरा सीधा सा मानना यही है, या तो उत्तराखंड में समस्याएं खत्म हो चुकी हैं कि सरकार उन पर ध्यान नहीं दे रही, जैसे कि रोजगार हो गया, पलायन हो गया, या तो फिर सरकार का ध्यान नहीं गया। नहीं देवत जी, ऐसा है कि उत्तराखंड में जो यहाँ की बेरोजगारी की समस्या है या पलायन की समस्या है या स्वास्थ्य की समस्या है या शिक्षा की समस्या है, वो पहाड़ों जितनी ही ऊंची और पहाड़ों जैसी ही विकट है। तो उस पर निश्चित रूप से कोई भी सरकार आए उसको ध्यान देना ही चाहिए। पिछले 21 सालों में 22 सालों में जो भी सरकारें आई हैं, कुछ ना कुछ काम हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, लेकिन जितनी उत्तराखंड को आवश्यकता थी उस हिसाब से नहीं हुआ। आज भी हमारे करीब 60% गांव जो हैं वो 3 से लेके 30 किलोमीटर तक पैदल यात्रा पर है, माने सड़कों से 3 से लेके 30 किलोमीटर दूर है। हमारे सिर्फ 40% गांव ही जो हैं वो सड़कों से जुड़े हैं या 3 किलोमीटर की दूरी तक है। तो सड़कों से तो हमारे अभी भी मतलब मुश्किल से 10-12% गांव हैं जहां सड़कें पहुंची हैं, बाकी गांव 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर है। और जो 60% गांव हैं वो 3 से लेके 30 किलोमीटर दूर हैं जहां लोग आज भी बोझा लेके जाते हैं। तो हमने क्या करना था, पहली बार में ही सड़कों की प्लानिंग कर देनी थी उत्तराखंड के लिए। दूसरा, उद्यानीकरण करना था पूरे प्रदेश के। पर्वतीय क्षेत्र में अच्छे उद्यान हमारे हो सकते हैं, हिमाचल से सबक लेते। हमने ये दोनों काम नहीं किया। तीसरा, पनबिजली योजनाएं बनाते, एक और ज्यादा बनानी थी। हर गदरे पर एक पनबिजली योजना होनी चाहिए हमारी। हम 4-5 बड़े डैम बना के खुश हैं, टिहरी बना के, जेपी बना के, कालागढ़ बना के या पंचेश्वर बना के खुश हैं। तो थोड़ा सा जो और छोटी परियोजनाएं हैं उनको भी हम बना सकते हैं। पूरे देश में बिजली संकट है, लेकिन उत्तराखंड में वो संकट नहीं है क्योंकि हमारे पास अपने वाटर रिसोर्सेस हैं, अपने बिजली है। 4 धाम यात्रा को हम बहुत सशक्त आधार बना सकते हैं अपने रोजगार का। पूरी दुनिया से लोग यहाँ आए। हमारे पास जो है देवभूमि है जहाँ 33 करोड़ देवी देवता रहते हैं, निवास करते हैं, उसको देखने के लिए लोग छटपटाते हैं, लेकिन हमने अभी तक उतने संसाधन विकसित नहीं किए। अब जाके जब से ये सरकार आई है तो 4 धाम योजना बन रही है, हमारी सड़क परियोजना बन रही है, रेल की परियोजना बन रही है। आप ये देख लीजिए उत्तराखंड के किस तरह के लोग हैं, किस तरह से शत्रु हैं जो 4 धाम परियोजना को रोकने सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए थे। आज हम उस सड़क पे जाते हैं, मैं अभी यात्रा करके आ रहा हूँ बद्रीनाथ और केदारनाथ की, इतनी बढ़िया सड़क हो गई है जिसकी कोई हद नहीं। तो ये अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट होता है तो यात्रा भी बढ़ती है। इस साल रिकॉर्ड तोड़ यात्रा है, सरकार को हाथ जोड़ना पड़ रहा है, भाई इतने लोग एक साथ मत आओ, धीरे धीरे आओ। व्यवस्थापकों को हाथ जोड़ना पड़ रहा है, भाई इतने लोग एक साथ मत आओ, धीरे धीरे आओ। क्यों आ रहे इतने लोग? क्योंकि साधन जुट गए हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया है। अभी हमारे होटल और अच्छे होने हैं, थोड़ा होटल वालों का मॉरल और उनका नैतिक साहस भी और अच्छा होना है। ये नहीं कि यात्री बढ़ गए तो हम महंगाई करते। अब धामी जी के चुनाव हारने की बात पर मैं जरूर टिप्पणी करना चाहूंगा भाई साहब। वो ये है, जैसे धामी जी जो हारे हैं तो उससे पहले हरीश रावत भी मुख्यमंत्री थे, 2 जगह से चुनाव हारे। उससे पहले खंडूड़ी जी मुख्यमंत्री थे, कोटद्वार जैसी जगह से चुनाव हारे। अब धामी जी चुनाव हारे हैं, लेकिन धामी के हार को मैं टेक्निकल हार के रूप में देख रहा हूँ, क्योंकि जो पिछली बार खटीमा के विधायक थे उससे जो है 12,000 वोट इस समय ज्यादा मिली है पुष्कर सिंह धामी को, इसके बावजूद वो हार गए। तो ये एक तरह से मतलब टेक्निकल हार है, क्योंकि उनको मतलब जो जीता हुआ प्रत्याशी है उसको ज्यादा मिले हैं वोट। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा खटीमा की जनता को भी सोचना चाहिए भाई हम किसको हरा रहे हैं। उसी तरह से जैसे अभी हम ये देख रहे हैं कि चंपावत के चुनाव में भी निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जैसे भारतीय जनता पार्टी ने इसको हल्के में नहीं लिया। 40 स्टार प्रचारक जो है वहाँ चुनाव प्रचार पे लगा रखे हैं, पूरा जो संगठनिक अमला है वहाँ चुनाव में जुटा हुआ है। कांग्रेस भी निश्चित रूप से चाहेगी कि वहां पर धामी की हार हो जाए और एक हम सबक दें, एक पाठ दें कि भाई आपने हारे हुए व्यक्ति को सबक तो दे दिया। अगर मानो तो खटीमा की जनता ने सबक दे दिया।
इस तरह का वो मतलब प्रज्यूम करेंगे कांग्रेस के भी, लेकिन अब देखो ये तो आने वाला समय बताएगा कि जनता किसको हाथों हाथ लेती है। आज की कैबिनेट का जो फैसला है उससे 1/3 जनता को, उत्तराखंड की कुल 3 करोड़ की जनसंख्या है, करीब करीब 1,87,000 परिवारों तक हम पहुंचते हैं, तो 2/3 लोगों तक हम लाभ पहुंच रहे हैं। खटीमा में भी उसका लाभ जाएगा, चंपावत में भी जाएगा, चमोली में भी जाएगा, निश्चित रूप से आम जनता को लाभ होगा। लेकिन सरकार पे भार पड़ेगा। मैं एक उदाहरण से समझाना चाहता हूं। अगर किसी पेड़ पर बहुत ज्यादा फल लग जाते हैं तो उसकी टहनी टूट जाती है, गिर जाता है पेड़, तो कहीं ऐसा ना हो जाए सरकार पर भी इतना ज्यादा, मतलब मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि उत्तराखंड जैसी सरकार जिस पर पहले से ही कर्जा है, वो कर्जे में डूबने वाली लोक लुभावन योजनाओं की बजाय कुछ हमें जो आउटस्टैंडिंग सोचना पड़ेगा और अपनी जनता को सबल बनाना पड़ेगा, सक्षम बनाना पड़ेगा। बेरोजगारी की जहां तक बात है तो अभी हमारे पूरे 8 जिले, पर्वतीय जिले उद्योग विहीन है। दोनों पार्टियों के हमारे विद्वान प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं, उनको बताना चाहिए कि अभी तक दोनों सरकारें करीब 10 साल, बीजेपी करीब 12 साल रह चुकी है, तो क्यों नहीं उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार लगे। हम राजधानी के एयरसेंट पर करीब 25,000 रुपए रोजगार जो है वो एक अहम मुद्दा है उत्तराखंड के लिए, क्योंकि रोजगार नहीं है, उसी से पलायन आगे बढ़ता है, और पलायन जब होता है तो लोग बाहर जाते हैं और उत्तराखंड फिर से वीरान खंडर होता हुआ चला जाता है, क्योंकि अगर उत्तराखंड में रोजगार हो तो लोग बाहर ना जाएं। ये एक अहम मुद्दा है उत्तराखंड के लिए, रोजगार और पलायन। रविंद्र जी, मेरा सवाल ये है कि सरकार ने जिस तरीके से फ्री की ये योजना तो चला दी है, और इसके लिए 55 करोड़ का अधिक भार पड़ेगा उत्तराखंड की सरकार पर, जिस तरीके से आंकड़ा दिया गया है, क्योंकि 1,84,142 कार्ड धारकों को ये गैस सिलेंडर फ्री दिया जाएगा साल में 3, और इसके लिए 55 करोड़। लेकिन दूसरी तरफ क्या देखा जाए, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, चरम पर है, और इसी बीच ये योजना ला दी जाती है फ्री की। भाई फ्री की योजना पर काम करेंगे आप तो दूसरी तरफ से आप उत्तराखंड की जनता से तो वसूल ही लेंगे, जैसे कि उत्तराखंड ऊर्जा का प्रदेश कहा जाता है, और उत्तराखंड में ही बिजली महंगी कर दी गई सबसे पहले चुनाव के बाद। सर कैसे निपटेंगे इन सब चीजों से? क्या एक तरफ से आप जनता को फ्री देंगे अपनी इमेज बनाने के लिए, और दूसरी तरफ से आप ले लेंगे तमाम चीजों में महंगाई करके? देखिए, आप फ्री की तुलना किसी और राज्य या किसी और पार्टी द्वारा करे हुए फ्री के फैसलों से ना करें। ये जो फ्री का काम है या जो सब्सिडी देने का काम है, ये उन व्यक्तियों को, उन परिवारों को है जिनको अपना जीवन यापन करने में कहीं ना कहीं कष्ट है, जो बहुत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। तो ऐसे लोगों को उभारने के लिए ऐसी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचे, और ये सरकारों की जिम्मेदारी भी होती है, ना कि जिस प्रकार से और राज्यों में, मैं दिल्ली का ही नाम लूं या पंजाब का नाम लूं, कि सबको फ्री, हम 1,000 रुपए देंगे, हम ये देंगे, तो ऐसा ना करते हुए, क्योंकि इससे नुकसान होता है। अगर आज मुझे जरूरत है, मुझे आज भी याद है जब 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी आए, तो उन्होंने 2015 में या 16 में एक लोगों से अपील करी थी कि भाई जो लोग गैस की सब्सिडी लेते हैं, अगर वो छोड़ दें तो मेरी उन लोगों से अपील है कि वो छोड़ दे। और आप देखिए कि उस समय मेरे ख्याल से 2-2.5 करोड़ लोगों ने, देश भर के लोगों ने वो सब्सिडी छोड़ दी। मैंने भी छोड़ी उस दौरान। इससे पहले हमें ख्याल ही नहीं था कि हम जो है गैस का सिलेंडर ले रहे हैं और उसकी सब्सिडी है, सरकार पे अतिरिक्त बोझ पड़ता है। तो ऐसी सर जब महंगी इतनी हो जाएगी ना रविंद्र जी, तो सब्सिडी क्या सरकार को इससे उबारना बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना भाई। अब सिलेंडर जो है वो 999 रुपए 50 पैसे में बिक रहा है, तो इसमें जनता के ऊपर भी भार पड़ रहा है, और उस पर भी अपील कर दी जाती है कि सब्सिडी छोड़ दीजिए। हालांकि कुछ जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो छोड़ देंगे, लेकिन सर ऐसे में उबरा कैसे जाए इन सब चीज़ों से, जिस तरीके से अब 3 सिलेंडर साल में मुफ्त दिए जाएंगे, और उत्तराखंड की जनता पर सरकार बनते ही बिजली का जो अतिरिक्त भार था, बिजली महंगी कर दी जाती है। तो क्या एक तरफ से यही है कि एक तरफ से आप सरकार जनता को दे अपनी इमेज बनाने के लिए, और दूसरी तरफ से वापस ले ले? देखिए, अभी भी जो बिजली की दरें है और राज्यों की अपेक्षा अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ कंपटीशन की क्या बात है सर? कंपटीशन की कौन सी बात हो गई इसमें कि और राज्यों की अपेक्षा कम है?
और राज्यों की अपेक्षा आज की डेट में, क्योंकि पूरे दुनिया पे इस समय जो है आर्थिक रूप से जो है बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा हुआ है। अब मेरे से ज्यादा तो आप अनुभवी पत्रकार हैं, सारी चीजों को आप समझते हैं सर बिल्कुल पूरी लेकिन तरीके फिर से, भी लेकिन सर उत्तराखंड में सर उसी बीच आप एक तरफ बिजली महंगी कर देते हैं, दूसरी तरफ फ्री की योजना लागू कर देते हैं। क्या उन परिवारों के पास बिजली का कनेक्शन नहीं है जहां पर ये अंत्योदय, जिन परिवारों के पास ये अंत्योदय योजना लागू की जाएगी? नहीं, देखिए बिजली के कनेक्शन पे भी सरकार ने जो है फ्री बिजली के कनेक्शन दिए थे ऐसे परिवारों को, और ऐसा नहीं है। देखिए गरीब आदमी बिजली के ज्यादा खपत नहीं करता, उसके यहाँ तो बेचारे के यहाँ एक बल्ब या एक एलईडी लगी हुई है, उस पे ना टीवी है ना फ्रिज है, वो मोबाइल पे आज अपने पूरे कर लेता है। सर ये खुद मान रहे हैं आपकी उत्तराखंड की जनता कहीं ना कहीं गरीब है। चलिए लौटेंगे आपके पास। महेश जोशी जी, चीजों को आपने सुना होगा, सर तो कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। महेश जी, शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है महेश जी से। महेश जी को डिबेट में जल्द से जल्द जोड़ने की कोशिश की जाएगी। चलिए हरीश जी, जुड़ने की कोशिश की जाएगी, लेकिन उत्तराखंड की जनता को जिस तरीके से दूसरी कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला किया गया है कि लगभग 1,84,000 के आसपास परिवारों को अब मुफ्त में 3 सिलेंडर दिए जाएंगे। अंत्योदय योजना के अंत्योदय कार्ड धारकों को 3 सिलेंडर दिए जाएंगे। साथ ही तमाम अहम फैसले भी आज लिए गए हैं। इसी पर चर्चा जारी रहेगी, लेकिन रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। रविंद्र कुमार जी, आप ब्रेक पर जाने से पहले बात रख रहे थे, अपनी बात को पूरी करिए। मैंने अपनी बात कंप्लीट कर दी थी। चलिए चलिए महेश जोशी जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी अब आवाज आ रही है आपकी? सुनिए आपने पूरी बात। नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना, आप मेरे को दोबारा एक बार रिपीट कर दीजिए। सर ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से हम गरीबों तक लाभ पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ मेरा सवाल इनसे ये भी था कि जिस तरीके से आप बिजली महंगी कर देते हैं, आप सरकार के ऊपर पहले ही कर्ज है, लेकिन अब 55 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर साल में सरकार पर पड़ेगा। तो एक तरफ बिजली महंगी कर दी जाती है, महंगाई इतनी है, और इन सब चीज़ों से सरकार कैसे निपटेगी? ये एक बड़ी चुनौती है सरकार के लिए। या सिर्फ सरकार अपनी छवि सुधारने के लिए एक तरफ जनता को देती है, दूसरी तरफ उनसे किसी न किसी तरीके से वापस ले लेती है? कि यह आज की तो कैबिनेट की जो बैठक थे वो चंपावत चुनाव को के मद्देनजर की गई थी, जिसमें आप देखिए कि 3 सिलेंडर की घोषणा की गई। नहीं सर, ये तो चीजें पहले भी थी। सरकार ने जब अपना दृष्टि पत्र जारी किया था उसमें भी ये चीजें मेंशन की गई थी। कैबिनेट बैठक के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ जी। जिस तरह से सरकार को निर्णय लेना चाहिए थे, 4 धाम यात्रा चल रही है, वहाँ पे इतनी अव्यवस्था वहाँ पे हावी है, कई लोगों की वहाँ पे मृत्यु हो गई है, स्वास्थ्य सेवाएं किस तरह से होनी चाहिए, उसके ऊपर इसमें बैठक में विचार किया जाता तो ज्यादा बेटर था। रविंद्र जी जवाब दीजिए। महेश जोशी जी ने जिस तरीके से कहा कि उत्तराखंड में जो 4 धाम यात्रा चल रही है उसमें अवस्थाएं हैं और लोगों की मौतें हो रही हैं, सरकार उस पर कोई काम नहीं कर रही है, बैठक में ये भी एक अहम चर्चा का विषय बन जाता है। नहीं देखिए, मैं कांग्रेस की बात का क्या जवाब दूं? अगर आप इनसे एक ही बात करोगे तो ये जवाब तो देना पड़ेगा। ये इतनी महत्वपूर्ण 4 धाम यात्रा चल रही है रविंद्र जी, मेरे मित्र, आपके जिम्मेदारी जवाब के लिए बैठे हैं, आपका जवाब देना हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। आज कैबिनेट ने जनता का यात्रा महत्वपूर्ण नहीं है, जनता का जो वादा किया था, गरीब जनता का जो वादा किया था वो पूरा किया। बात करो, पर्यटन मंत्री दुबई में घूम रहे हैं, आप जेडर की बात करो तो पहुंच जाओगे सरकार इस मामले को। नहीं देखिए, ऐसे चिल्लम चिल्ली करने से कोई फायदा नहीं होगा। आप आपकी जवाब देंगे, आप कैसे करेंगे कि कांग्रेस? महेश जी जवाब ले लेते पहले। रविंद्र जी जवाब दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए कि जनता की जवाबदेही हमारी है
हम जनता को जवाब, हम सरकार को चुना है तो उसके किए हुए वादे जो हमने हैं वो पूरे करने हमारा काम है। और कांग्रेस का तो काम यही है। आज अगर हम, आप ये कह रहे हैं ना कि 4 धाम पे निर्णय लेना चाहिए था, इस पे मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर ये फैसले ना हुए होते और हम इस पे बात कर रहे होते तो ये कहते बताओ 3 सिलेंडर का वादा था वो पूरा नहीं किया। तो इनकी जवाब देने से हमें कोई फायदा नहीं है। ये सेटिस्फाई होने वाले लोग नहीं है। इनको जनता ने सेटिस्फाई कर रखा है कि उन्होंने कहा तुम घर बैठो आराम करो, आपको कोई फायदा नहीं है। आप ऐसी सवाल उल जलूल सवाल जवाब करते हैं, जनता भी देखती है। आज आपको खुश होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने किए हुए वादे, जनता पे भरोसा, जो जनता ने भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा करके उसे सरकार दी, उसने भी, सरकार ने भी अपने वादों की लिस्ट को जारी करना शुरू कर दिया है। इस पे लेके आज आपको सरकार को बधाई देनी चाहिए थी। जनता में एक अच्छा संदेश जाता, ना कि सवाल जवाब करने के लिए कि ये नहीं किया वो नहीं किया। सारे वादे पूरे होंगे। पूरा दृष्टि पत्र हमारा जारी हुआ था और वह प्रत्येक पत्रकार के पास, प्रत्येक संवाददाता के पास है। वो सारे वादे हम जितने होंगे उसे सबको पूरा करेंगे। ये लाइन शुरू हुई है, अभी आगे आगे देखिए, सारे वादे पूरे होंगे। जी, सुना आपने? हेलो जी जी जी, सर, सुना आपने रविंद्र जी की बातों को, बीजेपी प्रवक्ता की बातों को? रविंद्र जी की बात सुन रहा हूँ, लेकिन रविंद्र जी की जो बातें हैं वो धरातल पे उतर नहीं रही है। जो चीजें धरातल पे उतरना चाहिए वो हो नहीं रहा है। आप देखिए कि दून हॉस्पिटल में स्वास्थ्य सेवाओं की इतनी बदहाली है, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। रोजगार के क्या अवसर होने चाहिए, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, उसके ऊपर इसमें चिंतन होना, इसमें इस चीज से निर्णय होना चाहिए। केवल घोषणाएं होने से काम बनने वाला नहीं है। रविंद्र जी, मुझे लगता है कि मेरे कांग्रेस के मित्र को कंफ्यूजन है थोड़ा सा। घोषणाएं होना और घोषणाओं पे अमल करना, ये दोनों अलग अलग। आपकी जो आज घोषणाएं हमने फरवरी 2022 में करी थी, जनवरी के महीने में करी थी, जब हम चुनाव लड़ रहे थे। अब तो अमल कर रहे हैं मित्र मेरे। आप अभी भी घोषणा पे बैठ कर कांग्रेस को कंफ्यूजन पार्टी कहता हूँ मैं। ये घोषणा नहीं है, ये मोहर लगी है। ये लोगों को अब इसका लाभ मिलने लगेगा। इसमें तो ये लग रहा है मेरे मित्र थोड़ा सा जब थोड़ा सा रीडिंग करके और उस पर बैठोगे तो अच्छा रहेगा। सारी चीजें सही होंगी। ये घोषणाएं नहीं है। आप कंफ्यूजन फिर कह रहे हैं, आप कंफ्यूजन पार्टी, आप समाज में भी कंफ्यूजन पैदा करना चाहते हैं। ये अमल किया है सरकार ने, घोषणाएं करी थी हमने। ये फरवरी में जब चुनाव में थे, ये घोषणाएं तब की हैं। अब इस पे सरकार ने मोहर लगाई है, इसका लाभ अब जनता को मिलने लगे। नहीं जी, सरकार काम तो करती हुई नजर आ रही है। हालांकि कुछ पहलू जरूर हैं जो मिस हो जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे सब पर काम करती हुई नजर आ रही ना। और कांग्रेस को भी एक चीज देखनी चाहिए कि सरकार काम कर रही है और लगातार जिस तरीके से 1,44,000 के आसपास लोगों को सिलेंडर दिए जाएंगे, माफ कीजिएगा 1,84,000 के आसपास सिलेंडर दिए जाएंगे साल में 3 बार। महेश जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी सर, सरकार काम तो करती हुई नजर आ रही है कहीं ना कहीं। हालांकि कुछ बिंदु मिस हो जाते हैं, लेकिन लगातार सरकार काम करती हुई नजर आ रही। लगभग 1,84,142 लोगों को साल में 3 बार मुफ्त सिलेंडर दिया जाएगा। सरकार के जो मुख्य बिंदु है उसमें पशुपालक भी हैं, साथ ही किसान भी हैं, गन्ना किसान भी हैं। उसको लेकर भी लगातार कैबिनेट में आज फैसला लिया गया। हालांकि धीरे धीरे सरकार काम करती हुई नजर आ रही है, तारीफ भी करनी चाहिए इसको लेकर सरकार की। लेकिन आप जो है वो उसको उत्तराखंड में उपचुनाव को लेकर जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसकी हमने चुनाव आयोग में शिकायत की, आप ये देखना चाहिए सरकार ने चुनाव आयोग इसमें निर्णय लेगा। जी महेश जी। हेलो जी जी, आवाज पहुंच रही है आपकी। मेरे कहने का मतलब ये है, जो आज की जो बैठक में जो निर्णय लिए गए हैं, ये चंपावत चुनाव को देखते हुए लिए गए। आज कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल इस सिलसिले में चुनाव आयोग के पास गया और वहाँ हमने इसकी शिकायत की है।
कि ये चुनाव आचार संहिता के विरुद्ध में ये काम किया गया सर है। अब सरकार क्या बैठक भी नहीं कर सकती क्या? बैठक कर सकती है, लेकिन इस तरह के निर्णय लेने के 3 सिलेंडर देने का निर्णय, इस तरह से लोग लुभावन जो निर्णय लेंगे तो उससे चुनाव प्रभावित होगा। सर ये तो योजना है ना सरकार की, ये तो पहले भी उन्होंने घोषणा पत्र में दिया था, दृष्टि पत्र में जिस तरीके से बीजेपी की थी। सरकार को करना पड़ेगा ना। मेरे सर कांग्रेस अपने के मित्र अपनी दृष्टि पत्र पर क्या सरकार अगर काम ना करे फिर भी आपको दिक्कत है, अगर काम करती है फिर भी आपको दिक्कत है? संहिता की बात ही नहीं। सर अगर कांग्रेस सत्ता में आती तो, और क्या कांग्रेस सत्ता में आती और वो अपने योजनाओं पर काम करती तो भी आपको दिक्कत होती क्या? दृष्टि पत्र में अंत्योदय योजना की कोई जिक्र नहीं किया गया, उसमें सबको देने का जिक्र किया गया था। ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे देखिए हैं। अपना दृष्टि पत्र देखिए, अपना दृष्टि पत्र देखिए, उसमें ये देखो, आपने ये देखो दृष्टि पत्र मेरे हाथ में है। सिलेंडर प्रति व्यक्ति को देने की आपने वादा किया था जनता से। ये देखो, ये लिखा दृष्टि पत्र लेके बैठा हूँ, अगर आपको दिख रहा हो। ये आप भ्रम फैलाने, आपको जो कंफ्यूजन पार्टी कहते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि आप भ्रम फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं। यहाँ पे स्पष्ट लिखा है, आप ये देखिए, हम राज्य के सभी गरीब घरों के 1 वर्ष में 3 निःशुल्क LPG गैस सिलेंडर उपलब्ध कराएंगे। वही तो आपने अब सही पढ़ा ना, सभी को लिखा ना। अरे भैया, अंत्योदय योजना में क्यों डाल दिया? आप देखो तो सही। उसमें अंत्योदय योजना में डाल दिया आपने। देखिए आप जो भी है ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है, इसीलिए कंफ्यूजन बार बार कह रहा हूँ। इसीलिए कंफ्यूजन पार्टी हो, आप लोग जनता को भ्रमित कर रहे हो, धर्म के नाम पे भ्रमित करते हो, जाति के नाम पे भ्रमित करते हो, मूलभूत बातों की तो आप जिक्र नहीं करते कभी। रविंद्र जी चलिए, समय दिया आपको, लेकिन हरीश महगुरू जी एक 10 सेकंड का फाइनल कमेंट आप दे दीजिए। लौटेंगे, चलिए समय का अभाव थोड़ा सा। हरीश जी 10 सेकंड का फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगा। कोई व्यवस्था नहीं करते हो सर मुझे आप दोनों के ऑडियो कम कराने पड़ेंगे। सर महेश जी 10 सेकंड में अपना फाइनल कमेंट दे दीजिए। जनता का बेवकूफ बनाना का काम। महेश जी आपकी आवाज नहीं ऑन एयर जा रही है, ठीक है? हरीश जी, जनता के मुद्दों के बारे में आपको कोई जिक्र नहीं करते हो। हरीश जी 10 सेकंड का फाइनल कमेंट। जी जी जी, निश्चित रूप से उत्तराखंड में रोजगार और ये जो हमारे स्वास्थ्य है वो मुख्य मुद्दा होना ही चाहिए। लेकिन रोजगार का जो स्थायी समाधान है, कहीं ना कहीं उस पे जो जनसंख्या नियंत्रण कानून है वो भी लाना पड़ेगा। और वो केंद्र का विषय भी हो सकता है और स्टेट भी इस पर सोच सकता है। एक 4 धाम यात्रा को हम अच्छी बनाएं तो काफी हद तक हमारी जो है जो बेरोजगारी की समस्या है कम से कम 6 महीने तो हल हो ही जाएगी। उसी तरह से जो गैस एंड राजधानी की तरफ अगर हमारे नेता बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं जो पहाड़ से पलायन हो रहा है उसमें रुकावट होगी। पलायन लोग नहीं करेंगे, लोग संसाधनों के लिए पलायन कर रहे हैं, कुछ सुख सुविधा के लिए पलायन नहीं कर रहे हैं। सब चीजों पर सरकार को जरूर मंथन करना चाहिए। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, जिस तरीके से धामी सरकार की आज दूसरी कैबिनेट की बैठक हुई है और उसको लेकर कुछ अहम महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, इसमें सभी वर्ग के लोग शामिल थे। अगर गरीबों की बात कर ले तो उनके लिए अंत्योदय कार्ड धारकों को अब सरकार 1,84,142 कार्ड धारकों को साल में 3 सिलेंडर मुफ्त देगी। साथ ही जिस तरीके से पशुपालकों के लिए सरकार ने योजना चलाई है और साथ ही किसानों के लिए भी, गन्ना किसानों के लिए सरकार ने अहम फैसला लिया है। लेकिन कांग्रेस अब इसमें सवाल जरूर उठाती हुई नजर आ रही है। आज की इस खास चर्चा में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की अहम खबरों के लिए बनी रहिए NB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।